जानवी अस्पताल के अंदर आती है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। ये कोई और नहीं, उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी मुस्कुराकर कहती है, तेरा भाई अभी ठीक है, तूने कुछ खाया या नहीं? तेरी तबीयत अभी ठीक है ना? ये सुनकर जानवी थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। भाई तो ठीक है ना? भाई के बारे में बताओ, छुट्टी कब मिलने वाला है? ये सुनकर उसकी मम्मी एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो तो अभी 1 महीने बाद ही मिलेगी, क्योंकि इस 1 महीने में अच्छे से डॉक्टर देखेंगे कि किडनी अच्छे से सूट कर रही है या नहीं। उससे पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ ज्यादा ही मुसीबत पैदा कर देगा और इतनी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम घर पे नहीं लेकर जाएंगे। पर मुझे फिक्र हो रही है कि तू कैसे इतना सब कुछ संभालेगी, इतनी छोटी सी तो है तू, और दिल पर पत्थर रखकर तुझे मैंने इतनी दूर भेजा। बहुत फिक्र होती है, सो भी नहीं पाती मैं तेरी फिक्र में। ये सुनकर जानवी उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है, ओ मम्मा, इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई भी तो ठीक है ना, और आप बस भाई का ध्यान रखना, बाकी मैं सब कुछ मैं काम भी कर रही हूँ, है ना? तो मैं काफी खुश हूँ, देखो मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ, और मैं पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा मम्मा, आप फिक्र मत करो। ऊटी की सुबह अनुराधा धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है गाड़ी से, और अंजलि भी दूसरी साइड से बाहर आती है। अनुराधा के सामने एक बड़ा सा पैलेस, जो इतना बड़ा था कि इसमें उसका पूरा गांव आकर बस जाए। इतनी खूबसूरत फूल, गार्डन, सबके सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, बहुत सारे बॉडीगार्ड से यहाँ पर, और कुछ ही दूरी पर दो काले काले तेंदुए भी खड़े रंग थे। तभी अंजलि जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर रही हूँ। ये सुनकर अनुराधा कहती है, ऐसा मत बोलिए, आपने तो मेरी मदद की है, मैं खुद इस जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर अंजलि कड़वाहट से मुस्कुराती है और कहती है, अभी तक तूने कुछ देखा नहीं है ना, इसीलिए ऐसा बोल रही है। चलो, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देती हूँ। सुनो, तुम्हें उनके भाई का ख्याल रखना है, उनका भाई थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, एक एक्सीडेंट में ऐसा हो गया था, वो बिल्कुल बच्चों जैसा हो चुका है, और खुशी की बात यह है कि तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना, बस इसमें तुम्हें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगी, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। ये बोलते वो मुस्कुराने लगती है। वहीं उसकी बातें सुनकर अनुराधा खुश हो जाती है और कहती है, सच में मुझे गलत काम नहीं करना होगा। वो बस मुस्कुरा कर हाँ कहती है। असल में अंजलि को लगा था कि आहान अपने लिए एक लड़की चाहता है, पर बाद में पता चला कि वो उसने भाई के लिए। असल में उसे उस वक्त उसने आहान को पूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब इसलिए वो खुश है और डरी हुई इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है, अगर उसका भाई कुछ भी कर सकता है। अगर उसे गुस्सा आया तो वो किसी नुकीली चीज से उसे चोट भी पहुंचा सकता है, इसलिए वो डर भी गई थी। उसके बाद वो अंजलि उसे 3rd फ्लोर पर लेकर जाती और सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस घर पर, काफी ज्यादा बड़ा था, पर वहां कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां ही थी। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर सबसे आखिरी के रूम के पास आ जाती है। अंजलि उसके छोटे से हाथ को पकड़कर कहती है, अपना ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखना, अभी मुझे जाना है, इतने तक मैं आ सकती थी, अब बाकी का तुम्हें खुद संभालना होगा। तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ और बाकी का घर तुम्हें नौकर दिखा देंगे, तुम उनकी सारी बात मानना, वो जो बोले वो सब तुम्हें करना है। ये सुनकर वो हाँ कहती है और फिर अंजलि चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद वो भी दरवाजे को खोलती और अंदर खोल कर जाने के साथ ही डर भी जाती, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था, उसे बहुत डर लग रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे अंदर जाकर पर्दों को हटाती और पूरे कमरे में अब सूरज की रोशनी आ चुकी थी। अब उसका पूरा कमरा अच्छे से दिख रहा था। यह कमरा बहुत ज्यादा मॉडर्न और काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। रोहन, उसकी आंखें ठहर जाती हैं जब वो सामने बड़े से बालकनी के पास उसे किंग साइज बेड पर उल्टा लेटे एक युवक को देखती है। उसका नीचे वाला हिस्सा उसने ब्लैंकेट से कवर करके रखा और उसका ऊपर सुडौल शरीर ठीक था, उसके सामने सोने जैसा चमक रहा था। उसके बाल हल्के सुनहरे लग रहे थे।
सूरज की रोशनी में, और वो सो रहा था। पीछे से ही वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, तो सामने से कितना होगा। उसका दिल धड़कने लगा और वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका दिल धड़कना बंद ही नहीं कर रहा था। वहीं उसका मुंह बाहर की तरफ होने को वजह से थोड़ा थोड़ा धूप उसकी आंखों में आ रही थी। वो फिर से पलट जाता है और तब जाकर अनुराधा उसका चेहरा देखती है। यह सच में किसी हीरो से कम नहीं है। इतना ज्यादा परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसकी मसल्स सबसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। उसके वीन्स, हैंग्स, ओह माय गॉड, और उसके लंबी पलकें, एकदम गुलाब जैसे होंठ, उसके बाल बिखरे हुए थे, फिर भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अब उसका दिल इतनी ज्यादा रफ्तार में धड़क रहा था कि वो उसे रोक ही नहीं पा रही थी। गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसे ऐसा करता देख उसे हार्ट अटैक आया हो ऐसा अचानक वो पीछे हटने लगती है। और तभी उसकी हाथ एक टेबल पर जाकर लगता है और टेबल पे रखा हुआ कांच का फूलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। कांचों के बिखरने की वजह से बहुत तेज आवाज आई, जिससे सुनकर एकदम से वो अपनी लाल आंखों को खोल देता है। उसकी आंखें एकदम लाल थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो जाते हैं, जिसे देखकर वो डर के नीचे बैठ जाती है। इतना डर उसे कभी नहीं लगा था। ये खूबसूरत युवक अब खतरनाक बन चुका था। उसे लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सोते हुए शैतान को उठा दिया। अचानक वो उठकर उसके करीब आने लगता है। उसने नीचे से एक ब्लैंक पैंट पहना और उसने नीचे एक ब्लैक पैंट पहन रखी थी और उससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो बैठे बैठे ही पीछे की तरफ हटने लगती है। उसे ऐसा करता देख वो युवक एकदम से नीचे बैठ जाता और उसकी तरफ बढ़ने लगता अजीब तरीके से। उसे ऐसा करता देख वो इतना डर गई थी कि अनुराधा को क्या महसूस हो रहा है। अब वो बेहोश होने वाली थी कि तभी वो एकदम से अनुराधा के करीब आकर उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लेता और अचानक मुस्कुरा कर कहता है, कौन हो तुम तुम तो बिल्कुल डॉल जैसी हो। क्या मेरे भैया ने मेरे लिए डॉल भेजा है। ये बोलकर वो अनुराधा को अपनी बाहों में उठाकर घूमने लगता है। वहीं अनुराधा डर की वजह से उसके सीने से लिपट जाती है और उसकी परफ्यूम की खुशबू अनुराधा को बेचैन कर रही थी। तभी वो खुद ही थक जाता है और फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाता है अनुराधा को ऐसे ही गले लगाकर। वहीं अनुराधा को समझ आता है कि ये सच में मेंटली अनस्टेबल है। उसे अब डर नहीं लग रहा था इससे। वहीं वो अनुराधा को कसकर गले लगाकर कहता है, तुम तो उस काले पानी के चुड़ैल से भी ज्यादा अच्छी हो। तुम काले पानी की चुड़ैल नहीं, तुम तो सफेद पानी की एंजल हो। उसकी बातें सुनकर अनुराधा के गाल लाल हो गए। पहली बार किसी ने उसे ऐसा कुछ कहा था, वरना तो लोग उसे बहुत कुछ सुनाते पढ़ते रहते थे। तभी अनुराधा के दिमाग में कुछ आया और उसे अच्छे से समझा दिया गया था कि इसे किस टाइम पर कैसी मेडिसिन देनी है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, और अब इसकी दवाई और नाश्ते का टाइम था। इसलिए अनुराधा उसकी गोद से उतरते ही कोशिश करने लगी, सर मुझे छोड़िए, वो आपकी दवाई खाने का और खाना खाने का टाइम हो चुका है, आपको दवाई और खाना खाना है। ये सुनकर वो अनुराधा को लेकर लेट जाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट करके कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे वो दवाई नहीं खानी, वो बहुत ज्यादा कड़वी है और उसे खाने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है यहाँ पर। वो बोलते हुए अपने दिल की तरफ इशारा करके कहता है जहाँ पर चोटों के निशान थे। वहीं उसकी बातों को सुनकर राधा बिल्कुल समझ नहीं आती। वो तो पूरी तरीके से हैरान थी। उसकी बातों को सुनकर दवाई खाने से क्यों दर्द होता है। तभी कमरे के अंदर एक बटलर आता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, मिस अनुराधा, मैं आपको समझाने आया हूँ सारी चीजों को। ये सुनकर रोहन गुस्से में कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा और मेरी डॉल मेरे पास ही रहने वाली है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम लोग उसे भी बाकियों की तरह ही बना दोगे। ये मेरे साथ रहेगी और उस दवाई को नहीं खिलाएगी। ये सुनकर अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, उस खोरा है यहाँ पर उनके साथ। भला इतने हैंडसम अच्छे खासे सेहत वाले इंसान को कैसे बीमार कर सकते हैं। कुछ तो जोर है यहाँ पर। अगर मैं पता लगा लूं तो शायद मुझे इनाम भी दे सकते हैं। और मुझे पैसों की तो जरूरत है ही, और ऊपर से मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना भी तो पूरा करना है। और अब तो कुछ गलत भी नहीं काम करना है। मतलब अभी भी मैं अच्छी हूँ और तब भी।
ये सोचकर राधा रोहन को देखती और डरते हुए कहती, रोहन सर, वो हमें जाने दीजिए, हम अभी आएंगे। हम आपके लिए नाश्ता लाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उनकी बात नहीं मानेंगे और आपको दवाइयाँ भी नहीं खिलाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अनुराधा के सीने से लिपट कर कहता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है मेरी डॉल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी। ये बोलकर वो अपना हाथ अनुराधा के सीने पे रखता है। इससे वो घबरा जाती है और जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर दूर हटा देती है और उसकी गोद से उठ जाती है। वहीं उसे अचानक उठता देखकर वो नाराज होता है और अपना मुंह फैलाकर दूसरी ओर घुमाकर बैठ जाता है। अनुराधा को समझ आ गया कि ये नाराज हो चुका है, पर वो अभी कुछ नहीं बोलती और बटलर के साथ बाहर चली जाती है। वो तो इसलिए ऐसा कर रहा था, मतलब दवाइयों की वजह से उन्हें दर्द होता है, उनके बाद ही वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है, इसलिए जब उन्हें दर्द हो तो उनसे दूर रहें। चले जाना ये नॉर्मल है बहुत ज्यादा, और बड़े मालिक को बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, कुछ तो बात है, मैंने तो पहली बार सुना है कि दवाइयों के असर से दर्द होता है। देखना तो बनता है, मेरे को पता नहीं क्यों ये सब धोखेबाज लग रहे हैं। पहले ही दिन ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पर मुझे अभी अपने बारे में सोचना है, और ये सारी चीजें अगर मैं बाद में पता लगा लेती हूँ तो क्या पता वो खुश होकर बहुत सारा पैसा दे दे मुझे। पैसों के लिए मैं सब कुछ करूंगी, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, पता नहीं था मुझे पैसे इतना इम्पोर्टेंट होता है। अपने मन ही मन ये सब सोचते हुए वो आंसुओं को साफ करती है। तो गाइस, आखिर अनुराधा को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कोई झोल झाल है, और क्या सच में रेहान के साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या उसे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सच में गलत है, या फिर ये है सिर्फ अनुराधा का वहम? जानने के लिए इस स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी।